जय हिंद साथियों, नमस्कार। स्वागत है मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आप लोग फटाफट क्लास में आ जाएं। क्लास स्टार्ट हो चुकी है जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर, हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के लिए हिंदी की बेहतरीन प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो चुकी है। सभी मित्र क्लास में आ जाएं। ये क्लास नंबर 7 है। इससे पहले मैंने 6 तक अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा मित्र। कोई भी मित्र एक भी क्लास स्किप नहीं करेंगे। शाम 7 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है, 8 बजे आपकी जीके की क्लास होती है, तो सभी मित्र क्लास में जरूर आया करें। तो चलिए मित्र, आज की इस बेहतरीन प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रख देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है मित्र। क्वेश्चन नंबर 114 से स्टार्ट है। क्या कह रहा है? हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण जो है ये किसके आधार पर होता है? फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण जो है ये किसके आधार पर होता है? फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना, हिंदी के शब्दों का लिंग निर्धारण जो है ये संज्ञा के आधार पर होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो जो भी भाई बहन जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी क्वेश्चन नंबर 115। बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो याद रखना मित्र, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कौन कौन होते हैं ये भी याद रखना। कौन कौन होते हैं? तो रूढ़ होता है, यौगिक होता है और योग रूढ़ होता है। कितने प्रकार होते हैं संज्ञा के व्युत्पत्ति के आधार पर? तो याद रखना, व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के केवल 3 भेद होते हैं। रूढ़ होता है, यौगिक होता है, योग रूढ़ होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। तो जो भी भाई बहन जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 116। इसका राइट आंसर बताना है। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। घा का उच्चारण स्थान आपसे पूछ रहा है। तो बिल्कुल सही है, जो भी मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही बता रहे हैं। घा का उच्चारण स्थान जो है ये कंठ होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी यानी कंठ बिल्कुल सही है। याद रखना मित्र, का वर्ग की जितनी भी ध्वनियां हैं उनका उच्चारण स्थान जो है ये क्या होता है? कंठ होता है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 117। इसका राइट आंसर बताना है। छा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? छा वर्ण किसके योग से या संयोग से बना है? फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 117 का राइट आंसर क्या होगा? याद रखना मित्र, संयुक्त वर्णों की संख्या जो है ये 4 होती है, छत, त्रिज्ञा और स्रा। जिसमें आपसे पूछ रहा है छह वर्ण किन वर्णों के योग से बना है? तो याद रखना का और सा से मिलकर बना है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 118। इसका राइट आंसर बताना है। राजा नगर में आए अर्थ के अनुसार यह वाक्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के अंतर्गत है? यानी आपसे पूछ रहा है मित्र, यह वाक्य जो लिखा गया है ये किस प्रकार का वाक्य है? राजा नगर में आए अर्थ के अनुसार यह वाक्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के अंतर्गत है? तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संदेश सूचक है, यानी ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 119। इसका राइट आंसर बताना है। पहले निर्देश को पढ़ना होगा। निम्नलिखित वाक्य में एक विराम चिन्ह का लोप है, वह विराम चिन्ह कौन सा है? वाक्य आपके सामने लिखा गया है। आप ऐसे मनुष्य की खोज करिए जिसने कभी दुख का नाम ना सुना हो। इसमें आपसे पूछ रहा है कौन से विराम चिन्ह का लोप है। वैसे तो इसमें विराम चिन्ह का लोप है ही नहीं, इसे मान लीजिए कि नहीं है। तब आपको बताना होगा कि इस वाक्य में जो ये वाक्य लिखा गया है इस वाक्य में कौन से विराम चिन्ह का लोप है। अगर आप इसे नहीं देख रहे हैं तब आपको बताना होगा। ठीक है मित्र, फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ आप कुछ भी मत मानिए, ठीक है। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि अल्प विराम का लोप है। क्या हो जाएगा? अल्प विराम का लोप है। टाइपिंग में एरर हुआ होगा लेकिन यहाँ था नहीं। ठीक है मित्र,
अल्प विराम का इसमें त्रुटि है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने, जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 120 का राइट आंसर क्या होगा? जिस मूल शब्द में विकार होने से क्रिया बनती है उसे क्या कहते हैं? तो याद रखना, उसे हम धातु कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। तो जो भी भाई बहन, जो भी मित्र बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 121, इसका राइट आंसर बताना है। निम्नलिखित वाक्य में अक्रमक क्रियार्थक वाक्य है। निम्नलिखित वाक्यों में अक्रमक क्रियार्थक वाक्य जो है ये कौन सा है? 4 वाक्य आपके सामने लिखे गए हैं, इनमें से आपको बताना है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 121 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, अक्रमक क्रिया पूछ रहा है ना मित्र, तो बिल्कुल सही ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है, ये कैसा वाक्य? अक्रमक वाक्य है, यानी ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। आमरण शब्द के आरंभ में लगे आ को व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 122 है, फटाफट बता देंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। आमरण शब्द के आरंभ में लगा आ जो है ये व्याकरण की दृष्टि से क्या दर्शाता है? फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी मित्रों को पता होगा ये क्वेश्चन जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कहा जाए काफी ज्यादा इजी भी है। तो याद रखना, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा। जब किसी मूल शब्द के आरंभ में लगता है यानी प्रारंभ में लगता है तो हम उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। यदि अगर मूल शब्द के अंत में जुड़ता है तो उन्हें क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। लेकिन आपसे यहाँ क्या कह रहा है? आमरण शब्द के आरंभ में लगे आ को व्याकरण की दृष्टि से क्या कहते हैं? तो आरंभ में जो लगता है उन्हें उपसर्ग कहा जाता है, अगर अंत में लगता तो उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है मित्र, ऑप्शन नंबर बी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने वर्ण में इक प्रत्यय लगाने पर बनने वाला शब्द होगा, यानी आपसे पूछ रहा है वर्ण जो है ये मूल शब्द है, इसमें अगर इक प्रत्यय लगा दिया जाए तो कौन सा शब्द बन जाएगा? ऑप्शन आपके सामने दे दिए गए हैं, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी मित्र सोच समझ कर बताएंगे। वर्ड जो है ये मूल शब्द है, अगर हम इसमें एक प्रत्यय लगा देंगे तो वर्डिक होगा, जो कि क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी में। तो जो भी भाई बहन जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 124, इसका राइट आंसर बताना है। क्या पूछ रहा है? हमेशा आनंद का अनुभव करना अर्थ को व्यक्त करने के लिए सटीक लोकोक्ति है। यहाँ आनंद है मित्र, टाइपिंग मिस्टेक हुई है। हमेशा आनंद का अनुभव करना अर्थ को व्यक्त करने के लिए सटीक लोकोक्ति जो है ये कौन सी है? लोकोक्ति आपके सामने लिख दी गई है, फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना, सदा दिवाली संत की 12 माह बसंत, इस लोकोक्ति का उचित अर्थ जो होता है हमेशा आनंद का अनुभव करना होता है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 125 है, इसका राइट आंसर बताना है। लेकिन उससे पहले सभी मित्र से रिक्वेस्ट है, जिस भाई बहन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया वे क्लास को लाइक कर देंगे, और जो भी मित्र हमारे साथ नए हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। 7 बजे आपकी हिंदी की क्लास होती है, 8 बजे आपकी जीके और जीएस की क्लास होती है, तो सभी मित्र क्लास में जरूर आया करें। क्वेश्चन नंबर 125 आपसे क्या पूछ रहा है? कौन सा शब्द हरड़ी शब्द का स्त्रीलिंग रूप है? फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। कौन सा शब्द हरड़ी शब्द का स्त्रीलिंग है? सभी मित्र सोच समझकर बताना, कोई भी मित्र गलती नहीं करेगा। तो याद रखना, हरिड़ा का स्त्रीलिंग हरड़ी होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। कौन सा शब्द हरिड़ा का स्त्रीलिंग रूप है? तो याद रखना, हरिड़ा जो है ये पुल्लिंग है और हरड़ी जो है ये स्त्रीलिंग है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। नेक्स्ट आपके सामने मित्र क्वेश्चन नंबर 126 है, इसका राइट आंसर बताना है। पाश्चात्य का विपरार्थक शब्द है, यानी पाश्चात्य का विलोम जो है ये किस विकल्प में दिया गया है? फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना मित्र, इसका जो राइट आंसर होगा पौर्वात्य होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये पौर्वात्य बिल्कुल सही हो जाएगा।
नेक्स्ट आपके सामने मित्र इसका राइट आंसर बताना है क्वेश्चन नंबर 127। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था। कबीर कल बहुत सुंदर दिख रहा था। इसमें सुंदर जो है ये व्याकरण की दृष्टि से क्या है, यानी आपसे पूछ रहा है उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द यानी सुंदर जो है ये व्याकरण की दृष्टि से क्या है। फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। व्याकरण की दृष्टि से अगर सुंदर को देखा जाए तो यह विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने अनुपम शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। ध्यान दीजिएगा, नहीं है की बात कर रहा है, यानी आपसे पूछ रहा है अनुपम का पर्यायवाची जो है ये कौन सा नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि अनुपम का पर्यायवाची या समानार्थी जो है ये अतुल भी होता है, अपूर्व भी होता है, अनोखा भी होता है, लेकिन अनिल जो है ये बिल्कुल भी नहीं होता। अनिल जो है ये किसका होता है, तो आप बता सकते हैं कि यह हवा का होता है, या समीर भी कह सकते हैं समीर का होता है, वायु का होता है। बहुत सारे पर्यायवाची हो सकते हैं, लेकिन ये अनुपम का बिल्कुल भी नहीं है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने स्वर्ण शब्द है। स्वर्ण जो है ये कैसा शब्द है, तत्सम है, तद्भव है, देशज है या विदेशज है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 129 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना स्वर्ण जो है ये कैसा शब्द है, तत्सम शब्द है। इसका तद्भव जो है ये क्या होता है, सोना होता है, ये भी याद रखना। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 130 है, इसका राइट आंसर बताना है। नीचे लिखे वाक्यों में से कौन सा वाक्य बिल्कुल परफेक्ट लिखा गया है, यानी वर्तनी की दृष्टि से कौन सा वाक्य जो है बिल्कुल अच्छे ढंग से लिखा गया है। फटाफट बता देंगे क्वेश्चन नंबर 130 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखना कौन सा होगा। 5 सेकंड का समय हम आपको देते हैं, सोच समझ कर बताना इसका राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल परफेक्ट है। इन 10 वर्षों में देश ने काफी प्रगति की। इन 10 वर्षों में देश ने काफी प्रगति की। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने जनतंत्र शब्द निम्नलिखित में से किस समास प्रकार के अंतर्गत है, यानी आपसे पूछ रहा है जनतंत्र जो है ये किस प्रकार का समास है। तत्पुरुष समास तो आप कह सकते हैं बिल्कुल तत्पुरुष समास है, लेकिन तत्पुरुष समास का कौन सा प्रकार है यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 131। तो याद रखना जन का तंत्र, अगर हम इसका समास विग्रह करेंगे तो जन का तंत्र होगा, तब देखा जाएगा इसमें कौन सा समास हो जाएगा। तो हम साफ साफ बता सकते हैं कि इसमें संबंध तत्पुरुष समास होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने नीचे लिखे वाक्य के मित्र, सॉरी भैया का फोन आ गया था। क्वेश्चन नंबर 132 आपसे क्या पूछ रहा है, नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। क्या कह रहा है, जो युद्ध में स्थिर रहता है उन्हें हम एक शब्द में क्या कहेंगे। फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो युद्ध में स्थिर रहता है उन्हें हम युधिष्ठिर कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है। फटाफट बताएंगे क्वेश्चन नंबर 133 का राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लड़का पेड़ से गिरा में कौन सा कारक है, बिल्कुल सही है। जो भी मित्र बता रहे हैं अपादान कारक बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि इससे जो यहाँ है ये अलगाव की स्थिति पैदा कर रहा है, यानी अलग होने की स्थिति पैदा कर रहा है, तो यहाँ अपादान कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 134, इसका राइट आंसर बताना है। पापी में कौन सा विशेषण है। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। पापी में कौन सा विशेषण है। तो याद रखना मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही। पापी जो है ये गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। जो भी भाई बहन जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है विद्यार्थी उदाहरण है। विद्यार्थी जो है ये किस संधि का उदाहरण है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 136।
याद रखना मित्र, बिल्कुल सही। विद्यार्थी जो है ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। अगर हम इसका संधि विच्छेद की बात करें तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा विद्या प्लस अर्थी। क्या होगा मित्र? विद्या प्लस अर्थी जो है इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। और इसमें कौन सी संधि हो जाएगी? तो दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो जो भी भाई बहन, जो भी मित्र बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट आपके सामने है थोथा चना बाजे घना, मुहावरे के अर्थ का चयन कीजिए। यानी आपसे पूछ रहा है ये जो मुहावरा लिखा गया है, इस मुहावरे का उचित अर्थ जो है ये किस विकल्प में दिया गया है। फटाफट बता देंगे मित्र इसका राइट आंसर क्या होगा। कोई भी मित्र गलती नहीं करेगा। तो याद रखना इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, दिखावा बहुत करना परंतु सार न होना। थोथा चना बाजे घना, इस मुहावरे का उचित अर्थ जो होता है ये दिखावा बहुत करना परंतु सार न होना। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 138, फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर विहारी, उपयुक्त पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है। ये जो पंक्ति लिखी गई है ये कौन सा छंद है? फटाफट बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 138 का राइट आंसर क्या होगा? सोच समझ कर बताना, कोई भी मित्र गलती नहीं करेगा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी, ये कौन से छंद है? तो याद रखना ये चौपाई है। क्या है मित्र? चौपाई है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जुगुप्सा किस रस का अस्थाई भाव है? जुगुप्सा जो है ये किस रस का अस्थाई भाव है? फटाफट बताओ इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, ये विभक्त रस का स्थायी भाव है जुगुप्सा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो जो भी मित्र बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने क्वेश्चन नंबर 140, इसका राइट आंसर बताना है। क्या कह रहा है? एक पंक्ति लिखी गई है, क्या है? बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, उपयुक्त चौपाई में अलंकार है। जो ये चौपाई लिखी गई है इसमें कौन सा अलंकार है, यह आपसे पूछ रहा है। फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो याद रखना यहाँ विभावना अलंकार हो जाएगा। जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए वहां विभावना अलंकार होता है। तो यहाँ बिनु पद चले सुने बिनु काना, यहाँ बिना कारण के कार्य हो रहा है तो यहाँ विभावना अलंकार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वायु का समानार्थी शब्द नहीं है? वायु का समानार्थी कौन सा नहीं है की बात कर रहा है। फटाफट बताएंगे राइट आंसर क्या होगा। तो मित्र इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, वायु का अनिल होता है, बिल्कुल होता है, मारुत भी होता है, समीर भी होता है, लेकिन समर बिल्कुल भी नहीं होता। समर जो है ये किसका होता है? तो याद रखना समर जो है ये किसका पर्यायवाची है? युद्ध का, या कहा जाए संघर्ष का। युद्ध का, संघर्ष का, लड़ाई का, बहुत सारे पर्यायवाची हो सकते हैं समर के। तो याद रखना समर जो है ये वायु का पर्यायवाची बिल्कुल भी नहीं है, ये युद्ध का है, लड़ाई का है, यानी संघर्ष का है, समर का है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने नेता का स्त्रीलिंग रूप दिए गए विकल्पों में से कौन सा है? नेता का स्त्रीलिंग जो है ये किस विकल्प में दिया गया है? फटाफट बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सभी मित्र सोच समझ कर बताना। तो याद रखना नेता जो है ये पुल्लिंग शब्द है, इसका स्त्रीलिंग रूप जो है ये नेत्री होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन कीजिए। कौन सा यानी कहा जाए कौन सा वर्ड जो है, कौन सा शब्द है जो है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है? फटाफट बताओ। तो याद रखना परमार्थ बिल्कुल पहला ही मुझे अशुद्ध लग रहा है, फिर भी देख लेते हैं। सूर्योदय बिल्कुल सही है, महर्षि बिल्कुल सही है, आशीर्वाद बिल्कुल सही है, लेकिन कहा जाए परमार्थ की वर्तनी जो है ये शुद्ध है। परमार्थ की वर्तनी इस तरह शुद्ध होती है। ठीक है मित्र, ऑप्शन नंबर ये ही इसका बिल्कुल सही होगा, क्योंकि अशुद्ध आपसे पूछ रहा था, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है? ये में है। मित्र गद्यांश है तो गद्यांश को हम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम गद्यांश को स्किप कर दे रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट यानी कहा जाए गद्यांश में भी जो भी क्वेश्चन जनरल है उन्हें हम कर लेंगे। जैसे यहाँ कह रहा है आज सबसे बड़ा संकट क्या है, तो हम गद्यांश भी पढ़कर बता सकते हैं क्या है, और ये भी बता सकते हैं कि जनसंख्या ही है।
ऑप्शन नंबर डी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट होगा। अब तो आप इसे तो आप हो सकता है ना बता पाएँ, लेकिन इससे तो आपको बताना ही होगा कि प्रौढ़ का अर्थ बताइए। प्रौढ़ का अर्थ आपसे पूछ रहा है, तो याद रखना प्रौढ़ का अर्थ जो है ये वयस्क होता है या युवा होता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपाय से संबंधित नहीं है? यानी आपसे पूछ रहा है उपाय का समानार्थी जो है ये कौन सा नहीं, कौन सा शब्द है जो उपाय का समानार्थी नहीं है? फटाफट बता देंगे। क्वेश्चन नंबर 146 का राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना उपाय, तरकीब बिल्कुल सही है, ये तो समानार्थी बिल्कुल नजर आ रही। समाधान, साधन यानी कहा जाए साधन जो है ये भी क्या है उपाय के ही समानार्थी या पर्यायवाची के अंतर्गत आएंगे। युक्ति भी क्या होती है उपाय के समानार्थी होते हैं, लेकिन विलक्षण जो है ये बिल्कुल अलग है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। नेक्स्ट आपके सामने है, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि जो है ये किसे कहा जाता है? फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा? तो याद रखना प्रकृति का सुकुमार कवि जो है ये सुमित्रा नंदन पंत जी को कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में है। तो जो भी भाई बहन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? फटाफट बता देंगे कौन सी पत्रिका के संपादक जो है ये महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। फटाफट बताना। तो याद रखना सरस्वती पत्रिका के संपादक जो है ये महावीर जी थे। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपके सामने जिंदगी नामा के लेखक कौन है? जिंदगी नामा जो है ये किसकी रचना है? फटाफट बता देंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। सोच समझ कर बताना मित्र, कोई भी भाई बहन गलती नहीं करेगा। तो याद रखना जिंदगी नामा जो है ये कृष्णा सोबती जी की रचना है। ऑप्शन नंबर ये यहाँ बिल्कुल सही होगा। तो जो भी भाई बहन जो भी मित्र हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 150 है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति अमृत राय की है? यहाँ सिपाही लिखा है मित्र, फटाफट बताएंगे कौन सी कृति अमृत राय की है। तो याद रखना प्रेमचंद कलम का सिपाही जो है ये किसकी कृति है? अमृत राय जी की है, जो कि ऑप्शन नंबर ये में दिया गया है। तो जो भी भाई बहन बता रहे हैं ऑप्शन नंबर ये बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बस मित्र इतने ही क्वेश्चन थे जिसको मैंने अच्छे ढंग से कंप्लीट कर लिया है। इसके आंसर की आपको हमारे पीडीएफ में मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ मिलेगी? तो याद रखना पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल एग्जाम गुरुजी बाई अरविंद सर पर इसको आपकी पीडीएफ मिल जाएगी। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हैं, वहां भी आपको इसकी पीडीएफ दे दी जाएगी। तो आज की इस क्लास में आपका स्कोर कितना रहा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आज की क्लास जो आपको कैसी लगी ये भी बता दिया करो, क्योंकि मित्र आपके फीडबैक का मुझे इंतजार रहता है। कैसी भी लगी हो प्लीज अपना फीडबैक कमेंट में जरूर दिया करो। और जो भी मित्र अभी तक क्लास को लाइक नहीं किए हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करें क्लास से आपको इतनी भी हेल्प मिल रही हो तो प्लीज क्लास को लाइक कर दिया करो। और जो भी प्यारे भाई बहन जो भी मित्र नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, ताकि क्लास की नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मित्र आज की इस क्लास में कहीं भी आपको डाउट है तो आप बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगी। फिलहाल आज की इस क्लास में बस इतना ही। सभी को बाय बाय, सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।